हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करती हूँ प्रियंका आपका यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम टारगेट कर रहे हैं डेली एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आज हम दो चीज़ कवर करेंगे। ये सीरीज़ में आप दो चीज़ सीख पाएंगे। पहला, आप मॉक दे पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि उसके करेक्ट आंसर तक हम कैसे पहुँचे। सेकंड, इसके साथ साथ आपका पीवाईक्यू होता जाएगा, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपका पीवाईक्यू भी साथ में होता जाएगा। और सॉरी, आपका पीवाईक्यू भी साथ में होता जाएगा और आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे मिडिवल हिस्ट्री से, और जहां हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से कुछ महीने बाद जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, और आपका धीरे धीरे करके माइंड सेट जो है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो जाए। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, बट यूपीएससी में जो एग्ज़ाम आते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, और हमें लगता है ये यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया। तो बस हमने पढ़ा होता है, कुछ चीज़ें जो हम ध्यान देना भूल जाते हैं, यूपीएससी वहीं से पूछ लेती है क्वेश्चन। तो जो आप ये सीरीज़ पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हेल्पफुल होने वाली है। आप इतना तो हमारे बारे में अभी, अगर आपको और भी इसके पहले के वीडियोस चाहिए, जैसे आज है डे 14, तो 14 के पहले हमने 13 तक जितने भी वीडियो आपको चाहिए, आप हमारे चैनल पे क्लिक करके वहाँ पे जाके पूरा ज़रूर देखें। क्योंकि ये हम पीवाईक्यू ही करा रहे हैं। कभी हमने हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक पावरफुल कोट, जो आपको दिन भर और रात भर मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, और एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए। दोनों बातों में अंतर है। तो जो आपको पढ़ाई में एक्सपर्ट बनाए, ऐसा एक कोट फिर से आपके सामने मैं हाजिर करती हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठें, ये सोच के कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी, और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाएंगे। जी, जब भी आप पढ़ने बैठे, आप ऐसा सोचें कि यही मेरा परफॉर्मेंस है, इसके बाद मेरा एग्ज़ाम है। इस तरह से आप माइंडसेट से पढ़ते हैं कि बस मेरा एग्ज़ाम कल ही है, तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं हर एक चीज़ों को लेकर। जैसे आप ये जब सीरीज़ देख रहे हैं, जितनी भी टाइम हो, आप इसको टाइमर के हिसाब से अपने डर को हटा करके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। आती है तो अच्छी बात है, करेक्ट हो गई तो भी अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रही है और करेक्ट नहीं हो पा रही है आंसर, तो भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स ट्राई। ओके, अगर आप हमसे और भी ज़्यादा हेल्प चाहते हैं कि हम आपकी यूपीएससी की तैयारी में और भी ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे ज़रूर संपर्क करें, जहाँ आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर करते हैं, और आपके को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सीरीज़। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें जरूर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं आप, ये यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा था 2016 में। इसके सवालों के जवाब आप वीडियो पॉज करके चैट बॉक्स में ज़रूर दें। नंबर 1, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल, डायनेस्टिक हिस्टोरीज एंड epic tale was the profession of who of the following। अगर हम अपने कल्चरल हिस्ट्री को देखें, तो वहाँ पे क्रॉनिकल, डायनेस्टिक हिस्टोरी और इपिक टेल कहाँ बताए गए हैं, या किसकी प्रोफेशन में शामिल थे। ए, समनाज, बी, परिवराज, सी, अग्रहारिका, डी, मगध। कहाँ पे इपिक टेल मतलब, इपिक टेल मतलब होती है थोड़ी
नोवेल्स, इस तरह से महाभारत, रामायण, इस टाइप के स्टोरीज़, पुरानी स्टोरीज़। तो ये कहाँ पे थे? ABCD। तो करेक्ट आंसर आप ज़रूर दीजिएगा वीडियो में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में हिस्टोरिकल कल्चर जो थे उनके, वहाँ पे क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्टोरीज एंड इपिक टेल्स होते थे, मतलब स्टोरीज होती थी। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2016 में पूछा था, इसके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, द टर्म अराघाट रेफर्स टू। अराघाट रेफर्स टू, अराघाट का मतलब क्या है? ए बॉन्डेड लेबर, बी लैंड ग्रांटेड मेड टू मिलिट्री ऑफिसर, सी वाटर व्हील यूज इन इरिगेशन ऑफ लैंड, डी वेस्ट एंड कवर्ड टू कल्टिवेटेड लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज करके आप ज़रूर आंसर चैट बॉक्स में दें, और आप अंत में ये भी बताएं कि आपके मैक्सिमम कितने आंसर सही हुए हैं। अराघाट मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। ये यूपीएससी ने अपने एनसीईआरटी बुक जो आप 6 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं, उसके जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके लास्ट में ग्लोसरी करके मीनिंग रहते हैं, वहाँ पे वर्ड के मीनिंग आते हैं। और या तो आप अगर एनसीईआरटी बुक खोल रहे हैं तो उसमें आपको फिगर के साथ वहाँ पे नाम दिए हुए होते हैं, तो उसको भी एक बार ज़रूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी यूपीएससी वहाँ से मीनिंग इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने 2016 एग्ज़ाम में पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। फेमस प्लेसेस, रीज़न। ये जो फेमस प्लेसेस है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए बोध गया, बघेलखंड, सेकेंड खाजुराहो, बुंदेलखंड, 3 शिरडी, विदर्भा, 4 नासिक, मालवा, 5 तिरुपति, रायलसीमा। विच ऑफ द पेयर गिवन एबव आर करेक्टली मैच। जो ऊपर में पेयर दिए गए हैं इसमें से सही पेयर कौन से हैं? ए 1, 2 and 4, B 2, 3 and 2, 3, 4 and 5, C 2 and 5, D 1, 3, 4 and 5। A B C D में से कौन से करेक्ट आंसर है? वीडियो पॉज करके ज़रूर दें आंसर। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C 2 and 5। बोध गया, आपका होमवर्क है कि बोध गया अगर करेक्ट नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिरडी कहाँ पे है, नासिक कहाँ पे है, खाजुराहो बुंदेलखंड में है, तिरुपति रायलसीमा, और ये किस स्टेट में है ये भी आपको एक बार इन्फॉर्मेशन अब ले लेनी है, क्योंकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, मतलब ये एरिया इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एरिया आपको कवर कर लेना है। कैसे करना है? बोध गया कहाँ पे है, मेनली यहाँ पे राज्य है तो एक बार राज्य का नाम देखें, रीजन का नाम देखें और फिर स्टेट का नाम देख लें। इस हो सकता है कि आज रीज़न पूछा है यूपीएससी ने, कल कोई स्टेट का नाम दे दे यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बेसिक। सिर्फ यहाँ पे रीज़न है और आपको यहाँ पे स्टेट भी ऐड ऑन करना है। इस तरह से यूपीएससी की होलिस्टिक तैयारी आप कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से हमसे ज़रूर संपर्क करें। 4 नंबर जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे 2018 में, आप इसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। With reference to the cultural history of India, consider the following statement। जो इंडियन की कल्चरल हिस्ट्री है, जो तो उससे आप क्या समझते हैं? कल्चरल हिस्ट्री मतलब जहाँ पे लोगों की वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है कि लोग कैसे वहाँ पे रहते थे, वहाँ किस तरह के सामान का यूज़ होता था, कितने डेवलप थे वो, खेती होती थी कि नहीं होती थी, मतलब वे ऑफ पीपल, वे ऑफ लिविंग, वो कैसे जीवन यापन करते थे। तो कल्चरल हिस्ट्री वहाँ से पूछी जाती है। 1 नंबर, वाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाज़ा एंड खानका एट फतेहपुर सिकरी।
सेकेंड, रेड sandstone and marble were used in making इलारा, इमामबाड़ा एंड रमी दरवाज़ा एट लखनऊ। तो ये दो दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से करेक्ट आंसर हैं। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 और नॉट 2। उम्मीद करती हूँ अपने वीडियो पॉज करके आंसर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नाइदर 2। तो आपको बताना है कि वाइट मार्बल से क्या बने हैं और बुंदेलखंड दरवाज़ा कहाँ पे है और किस मार्बल से बना है, और फतेहपुर सिकरी का जो खानका है वो किस से बना हुआ है। फिर आपका और भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप जानते तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो अपनी हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री के बुक को खोलें और वहाँ से कवर करें और हमें आके बताएं कि ये सब किस मार्बल से बने हैं। एक्चुअली ये उल्टा होगा, जो खानका फतेहपुर सिकरी है और बुंदेलखंड है यहाँ पे होगा रेड सैंडस्टोन, और जो रमी दरवाज़ा है और इलारा इमामबाड़ा है ये होगा वाइट मार्बल। आप एक बार ज़रूर अपने मिडिवल हिस्ट्री के बुक में जाएं और इसे एक बार कंफर्म करें, रिवीजन करें, अपने यूपीएससी नोट्स में इंक्लूड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2018 में पूछा है। क्वेश्चन है, द वेल नोन पेंटिंग बनीथ हनी बिलोंग्स टू द। बनीथ हनी अभी रिसेंटली के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो बनीथ हनी कभी कभी जो न्यूज़ में, करेंट अफेयर्स में, हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री, इस तरह से एक कल्चर रहेगा, वहाँ से क्वेश्चंस बैक में पूछे जाने की चांसेस रहते हैं। जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ चल रही है उसे आप स्टैटिक से लिंक करके ज़रूर पढ़ें। ए बनी स्कूल, बी जयपुर स्कूल, सी कांगड़ा स्कूल, डी किशनगढ़ स्कूल। तो बनी थनी पेंटिंग किससे जुड़ी हुई है, कौन से स्कूल से जुड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, किशनगढ़ स्कूल से ये जुड़ी हुई है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बनी ठनी कल्चर किस स्टेट की फेमस पेंटिंग है। ये तो स्कूल ऑफ आर्ट हो गई कि किशनगढ़ स्कूल की ये जुड़ी हुई है बनी ठनी, लेकिन अब ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। 6 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने 2016 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे हैं, आप इसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम जो विजयनगर के किंग कृष्ण देव के समय में था। ए 1 नंबर द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, ये मे बी राइट। सेकेंड, प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्सेस, आपको लगता है ये भी सही है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नाइदर 2। तो देख के तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, बट देखते इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही सही है। मतलब जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लैंड के हिसाब से कि लैंड की क्वालिटी क्या है, कोई बहुत ज़्यादा उर्वरक है जहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे जो लैंड का टैक्स है वो ज़्यादा होता था, इस हिसाब से सब लैंड का रेट फिक्स होते थे। सेकेंड, जो प्राइवेट ओनर थे उनकी भी वो इंडस्ट्रियल टैक्सेस पे करते थे। अगर आपको कोई सवालों का जवाब नहीं भी आ रहा है तो आप एक बार उसे अपने मतलब दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने 2016 में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा था। इसे भी सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। किसी भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो पैनिक ना करें,
रिलैक्स हो जाएं, डीप ब्रीथ लें स्माइल करते हुए और सॉल्व करें। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ medieval इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. Siddhas, Sitaras of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. Second, Lingayat of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. आप इसमें दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन दिख रही है, बट आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ज़रूर याद कर लें, इसके आगे पीछे के रीज़न को भी समझ लें, बट आपको अपनी तैयारी को छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में आपको करेक्ट, अगर आपने 70 क्वेश्चन भी कर लिए, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 70 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स ईजिली क्रैक कर पाएंगे। बट आप अगर पैनिक करके 30 क्वेश्चन में फंसते हैं, मतलब 70, 80, 90, 100, तो अगर वहाँ पे आप पैनिक कर गए देन यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे छोड़ना अच्छा समझे, बट यहाँ पे ट्राई ज़रूर करें। जो आपके सामने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इस क्षेत्र से पूछे जा चुके हैं, तो मैं कम से कम थोड़ा नॉलेज रख लूँ। बाकी अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स मतलब पूरा फुल मॉक जब आप देंगे कुछ महीनों बाद, तो आप सिर्फ यही ट्राई करें कि आपके मैक्सिमम 70-80 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको अपने क्वेश्चन के अटेम्प्ट को मतलब 90 तक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एकदम मिरेकली खेलने की कोशिश करें, पैनिक तो बिल्कुल ना हो, बिकॉज यूपीएससी के लिए अवेयरनेस, अलर्टनेस और थोड़ी सी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों ही सेंटेंस सही हैं। अपने यूपीएससी के नोट्स में इसको ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए वो आपका ना छूटे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8, जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2019 में पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमिल। वहाँ का जो इंचार्ज है रेवेन्यू कलेक्शन का, उसे अमिल कहते हैं। सेकेंड, द इक्तात सिस्टम, एक सिस्टम है, ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वॉज एन एंसाइंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। ये जो इक्तात सिस्टम है वो इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन है। 3. द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो इसमें जो सब सिस्टम में जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इसमें आपको क्या करेक्ट आंसर लग रहा है? ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1, 2 and 3 ओनली। इसमें आपको करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, और 2 और 3 रॉन्ग हैं। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि तो इक्तात सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली है क्या। सेकेंड, ऑफिस ऑफ मीर बख्शी किसके मतलब रेन में आया था, मतलब किस समय की बात है, ये किस डायनेस्टी की बात है। 9 नंबर जो यूपीएससी ने अपने 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा था, ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, इसके जवाब आप ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विथ रेफरेंस टू द मुग़ल इंडिया, क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द मुग़ल इंडिया, मुग़ल इंडिया की बात कही जा रही है। व्हाट इज़ आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड ज़मींदार। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जागीरदार क्या है और ज़मींदार क्या है। 1. जागीरदार वेयर होल्ड ऑफ लैंड असाइंड इन
लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़। जो जागीरदार हैं वो लैंड होल्डर होते हैं जो जुडिशियली और पुलिस ड्यूटी को निभाते हैं। वेयर एज ज़मींदार वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट, और जो ज़मींदार होते हैं वो रेवेन्यू राइट को होल्ड करते हैं विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी ओवर दैन रेवेन्यू कलेक्शन, और उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती है सिवाय रेवेन्यू कलेक्शन के। सेकेंड, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरेडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वी आर नॉट हेरेडिटरी। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? आप ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी 1 neither 2। तो आपको क्या लग रहा है इसके करेक्ट आंसर क्या है? आप प्रयास करें, भले आपने इसे नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश ज़रूर करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज 2 नंबर तो नॉट किया तो आप अलर्ट हो जाएं कि ये रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो फर्स्ट है वो रॉन्ग इसलिए है बिकॉज जागीरदार की जगह ज़मींदार होगा और ज़मींदार की जगह पे जागीरदार होगा। मतलब यूपीएससी सेंटेंस के मेन कीवर्ड को ही चेंज कर देती है कभी कभी, बाकी पीछे के सेंटेंस करेक्ट रहते हैं बट कीवर्ड के सेंटेंस चेंज कर देती है। इस तरह से भी यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी हमने मॉक प्लस PYQ ही कराए हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2019 में पूछा है, जो दोबारा भी पूछ सकती है क्योंकि यूपीएससी अपने कभी कभी सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछती है। तो हमेशा अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और जब मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ मॉक सॉल्व ही करें, एक्स्ट्रा डर भय ना लाएं क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम को ख़राब ही करती है। तो सिर्फ लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट। तो यूपीएससी इज़ अ गेम, प्ले इट। 10 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ संत निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। सेकेंड, संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई शेख अहमद सिरहिंदी। Which of the statement given above is correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? जो संत निम्बारका हैं वो अकबर के रेन में थे, मतलब उनके कंटेम्प्रेरी, मतलब उस समय के हैं। सेकेंड, संत कबीर वॉज ग्रेटली, जो इन्फ्लुएंस थे वो शेख अहमद सिरहिंदी के साथ थे। देखिए यहाँ पे 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन चारों में से इनका डेट ऑफ बर्थ और कब इनका डेथ हुआ। ये मतलब मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए आपको कि कब ये थे, ठीक है, किस सेंचुरी में थे या किस मतलब पीरियड में थे ये, तो आपको बेसिक आइडिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इसके साथ थे या नहीं थे, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग पर्सनालिटी हैं। जैसे अभी कैसे मोदी जी हैं हमारे, तो उनके साथ योगी जी भी आते हैं, बट अभी हम किसी और भी नेता की बात करें तो उस समय की मतलब समय के अकॉर्डिंग कौन कौन थे, जैसे नॉर्थ में कौन से राजा थे, साउथ में कौन से राजा थे एक ही समय पे। जैसे जब गुप्ता वंश थी तो बाकी पूरे इंडिया में उनके साथ कौन कौन से राजा थे। जब हर्षवर्धन थे तो उनके समय में कौन कौन से किंगडम आए। जब मुग़ल थे तो उस समय कौन से थे, इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, मुग़ल थे, कौन कौन थे, मराठा थे, राजपूत थे। इस तरह से मतलब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए किस समय, मतलब थोड़ा सा कि किस समय कौन कौन फेमस पर्सनैलिटी थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब यहाँ चारों पर्सनैलिटी एक दूसरे के समय में नहीं थे, ये चारों अलग अलग पीरियड में आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर संत निम्बारक जो थे, मान लीजिए इनको हम सोचते हैं कि 2001 में थे और अकबर 2004 में आए थे। इस तरह से मतलब सबका जो रेन है वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो डी है, मतलब कोई भी किसी से, मतलब जैसे जो कबीर जी थे वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे इनसे। पहला है कि जो निम्बारक जी थे संत, वो अकबर के रेन के नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने 2019 के एग्ज़ाम में पूछे थे, जो आपको इसके जवाब देने हैं, वो है विथ रेफरेंस टू द मेन तानसेन
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। जो मेन तानसेन थे वो क्या सही नहीं है। आप ध्यान दें, नॉट करेक्ट। अभी तक हमने करेक्ट देखा है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट बताना है। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ए, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्पेरर अकबर। बी, तानसेन composed Drupad on Hindu god and goddess. C, तानसेन composed song on his patrons. D, तानसेन invented many rags. डी आपको करेक्ट लग रहा है, बी भी आपको करेक्ट लग रहा है, तो ए या सी इनकरेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तानसेन वॉज टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्पेरर अकबर। यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। हो सकता है कि 2025 में या 26 में यूपीएससी ये पूछे कि मेन तानसेन के बारे में कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपका काम है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता ये तीनों पॉइंट आपकी कॉपी में होने चाहिए, ताकि अगर यूपीएससी पूछ ले कि इसमें से मेन तानसेन के बारे में कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरह से कुछ भी रहे, हो सकता है तीनों ऑप्शन दे करके यूपीएससी पूछे ऑल एबव, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी कभी कभी अपने जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं डिक्टो वही क्वेश्चन मोल्ड करके पूछती है। तो इसलिए हमें बताया जाता है कि आपको PYQ आपके टिप पे होने चाहिए, उसके आंसर आपको पता होने चाहिए, प्लस जो उसके ऑप्शन आते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पूछ लेती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो यूपीएससी ने 2021 में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे बच्चों के सामने। विथ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द मिडिवल इंडिया के रेफरेंस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन द टर्म ऑफ साइज़। तो टर्म ऑफ साइज़ के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर बताना है, मतलब जो छोटा था छोटा से बड़ा तक जाना है, ठीक है। ए नंबर परगनाज सरकार सूबा, बी सरकार परगना सूबा, सी सूबा सरकार परगना, डी परगना सूबा सरकार। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। मे बी ए या डी या सी या डी। तो सबसे छोटा क्या था, सूबा होता है, फिर सरकार आता है, फिर परगना आता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने ए और डी में क्यों करेक्ट करने को कहा, बिकॉज़ ये स्टार्टिंग हुई है परगनास से। अगर आपको आता हुआ रहेगा तो भी आप कंफ्यूज होंगे नेक्स्ट एग्जाम में कि सरकार बड़ा है या सूबा बड़ा है। तो पहले आता है परगना छोटा, फिर उससे ऊपर होता है सरकार, फिर उससे भी बड़ा होता है सूबा। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अपने अभी के अभी यूपीएससी नोट्स में इसे ज़रूर इंक्लूड करें। 2020 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स क्वेश्चन में जो 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब दें आप। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन एबव इज आर करेक्टली मैच। यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। 1, औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। जो औरंग है वो इंचार्ज थे स्टेट के ट्रेजरी के। 2, बानियान या बनिया इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 3, मराज सीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू प्रेयर टू द स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1, 2 and 3 ओनली। तो बताइए, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए चैट बॉक्स में कि इसके करेक्ट आंसर कौन से हैं। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। ए औरंग जो 1 नंबर है वो स्टेटमेंट गलत है। आप हमें करेक्ट बताएं कि औरंग का मतलब क्या होगा। चलिए आपके सामने मे बी
आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। ये यूपीएससी ने अपने 2019 में क्वेश्चन पूछे थे, इसके जवाब ज़रूर आप दें। हु एमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम illustrated manuscript to album and individual portrait? A. हुमायूं, B. अकबर, C. जहांगीर, D. शाहजहां। किस मुग़ल एम्पायर ने मैन्युस्क्रिप्ट को शिफ्ट किया था? तो आप इसके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें। A, B, C, D। इसके आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। क्योंकि हुमायूं का जो पीरियड था वो बहुत ही हैफ़-हज़ार्ड था। मतलब वो इंडिया में तो आ जाते बट वो अपना राज स्थापित करने में फ़ेल होते हैं। मतलब उस तरह से नहीं, मतलब वो अपनी राज्य में जब इंडिया में आते तो वो शांति से राजा नहीं बन पाते। उनको पूरा समय युद्ध ही करना पड़ा था। वो डेफिनेटली क्या ही मैन्युस्क्रिप्टिंग में कुछ भी कंट्रीब्यूट करते। बी अकबर के समय में हुए हैं बट अकबर ने नहीं किए, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने राज्य को स्थापित करने में था। पूरा एकदम फोकस एकदम स्ट्रांगली कि किससे कैसे रिलेशनशिप बनाना है, कैसे इंडिया में और भी अपने एम्पायर को आगे करना है। जो सी जहांगीर जी थे उनके पास इनफ टाइम था, क्योंकि ऑलरेडी सब सेटअप हो चुका था, मतलब सब राजपाट अच्छे से चल रहा था। तो उन्होंने अपने ये मतलब एजुकेशन में ज़्यादा रोल मतलब इन्वॉल्व हुए थे। इस तरह से थोड़ा बेसिक आइडिया के साथ आप सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें, घबराएं ना। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।